औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद एक खबरें सरगर्म हैं आजकल, उनके ऊपर मैं अपना एनालिसिस देना चाह रहा था। एक तो जहांगीर तरीन जो हैं उनके ऊपर जो मुकदमात हो गए हैं और FIR कट गई हैं और उसके ऊपर उन्होंने और उनके बेटे ने बेल भी, इंटरिम बेल भी उनको मिल गई है अदालत से। देखें फ्यूचर में क्या होता है। और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी रिपोर्ट हुई है, जो कुछ PTI के अरकान भी उनके साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं और उसमें एक आदमी MNA ने खुल के बात भी की है उसके ऊपर। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर मुख्तलिफ शिकवे शिकायतें हैं बहरहाल, और शिकवे शिकायत जो है वो ज़ाहिर बात इमरान खान का साहब के साथ हैं। और चूंकि जहांगीर तरीन की एक दोस्ती, बड़ी लंबी दोस्ती रही है इमरान खान साहब के साथ, और ये उनके राइट हैंड थे इमरान खान साहब के, और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने में और पंजाब में जो इंडिपेंडेंट जो MPAs बने थे उनको साथ मिलाने में बिलाशुबा जहांगीर तरीन का एक अहम रोल रहा है उसके अंदर, और ये सारी जानते हैं। फिर उसके बाद वो चूंकि नाहल हो गया, फिर उनके जो बेटा है वो भी इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सका, तो उसके साथ ही ये फिर शुगर माफिया वाला एक स्कैंडल जो है ये सामने आ गया। उसकी एक रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट के अंदर जहांगीर तरीन जो है उनका और उनकी जो कंपनी है उसका नाम भी आया उसके अंदर। अब असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया इमरान खान साहब ने, जिसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए कि वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो। तो जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ की जो लॉबी PTI के अंदर है उनको फिर उस वक्त मौका मिल गया, और उस तरीके से ये हुआ कि जहांगीर तरीन जो है वो इमरान खान साहब से दूर हो गए और दूर होते चले गए। फिर आपको याद है कि वो इंग्लैंड भी चले गए थे, लंदन चले गए थे, फिर लोगों ने कहा जी आप भाग गए हैं, वापस नहीं, फिर वापस भी आ गए, और अब ये सिलसिला जो है वो चल रहा है फिर। और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन जो है उस रिपोर्ट की रोशनी में जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ चल रही है। तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इन शॉर्ट ये कि शिकवे शिकायत का एक वो था, और साथ ये भी बताया गया था कि वो पार्टी में हैं, पार्टी के साथ अभी भी हैं, पीछे भी थे, आगे भी रहेंगे। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो मेरे दोस्त हैं, अरकान असम्बली भी हैं PTI के लोग, जो दोस्त हैं वो मेरे साथ हैं। तो उस पर दो पैगाम मिलते हैं। एक पैगाम तो ये मिलता है कि एक तो उन्होंने कहा कि आप ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है बिल्कुल के वो इंतकामी कार्रवाई है, और वो ग्रुप कर रहा है जो उनका मुखालिफ है PTI के अंदर, तो उसकी तरफ तवज्जो दे, इमरान खान साहब को एड्रेस करके एक तरह से कहा गया है। और साथ साथ ये इंडिकेशन दी गई है कि वो पार्टी के लोग उनके साथ हैं और यहां भी कुछ खड़े हैं। तो ये इंडिकेशन है कि मतलब एक अलग ग्रुप भी बन सकता है। अभी कल परसों आपने देखा होगा कि शैला रजा जो है सिंध से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनसे मंसूब एक ट्वीट जो है उसका जिक्र होता है, जो उन्होंने कहा, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन जो है हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, और वो जल्द ही आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी करेंगे, जिसकी फिर तरदीद जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो जहांगीर तरीन साहब ने की है मीडिया के सामने कोर्ट में पेश होने के बाद, उसमें भी उन्होंने तरदीद कर दी है कि वो बिल्कुल नहीं मिले, जरदारी साहब से ना ही मिलने जा रहे हैं, और ये भी तरदीद कर दी कि वो किसी पार्टी और भी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दबे अल्फाज में जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो भी उन्होंने कन्वे कर दिया है। अब क्या जहांगीर तरीन किसी स्टेज पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा जो एनालिसिस है और एनालिटिकल फोरकास्ट है वो अगर मैं उसके तहत बात करूं तो जवाब आता है नो। क्योंकि जहांगीर तरीन एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, उनका तल्लक पंजाब से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता ही कि पंजाब में तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है, और बराए नाम उनकी चंद एक सीटें हैं उनके पास सूबाई असम्बली के अंदर। तो इस लिहाज से जहांगीर तरीन जो है वो चूंकि पंजाब में उन्हें रहना है, पंजाब में उनका ज्यादा बिजनेस है, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करके एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो है उसमें आ जाए? तो जहांगीर तरीन को अगर वो पार्टी छोड़े तो कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सूट करती है? मेरे ख्याल में वो है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के अंदर वो इसलिए नहीं ज्वाइन करेंगे कि वो एक फैमिली पार्टी बन गई अब,
वो एक आप कह लें कि रूलिंग पार्टी, उनकी फैमिली के अंदर रूलिंग एक क्लास बन गई है कि बाहर से वो किसी को सोचते ही नहीं है कि किसी को लाना है। माजी में आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए और छोटा भाई चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गया। तो दे डिड नॉट लाइक टू शेयर पावर विद अदर सीनियर मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी। तो जो बाकी मेंबरशिप है पार्टी की, जो बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, बड़ी कुर्बानी है उनकी पार्टी के लिए, लेकिन उनके लिए सवाए चंद एक वजारतें जो होती हैं वही होती हैं उनके पास। मरियम नवाज है वो नायब सदर है PMLN की, लेकिन जहां भी जाती हैं जैसे ही होता है उनको बीइंग बेटी जो है मियां नवाज शरीफ साहब की, उनका एक कद सबसे बड़ा होता है। हालांकि उसी पार्टी के अंदर सीनियर नायब सदर भी मौजूद है और वो भी वहां मौजूद होते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रही होती है, प्रिजाइड ये कर रही होती है। PDM की जो लीडरशिप है उनके साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो भी ये एक नायब सदर कर रही होती है, जबकि सीनियर नायब सदर भी मौजूद है वहां पे। तो फैमिली से बाहर अगर वो ना हो तो फिर क्या होगा, फिर हमजा शहबाज साहब आ जाएंगे। वो नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो फैमिली की पार्टी वो बन गई है। वो एक समझ लें कि मुरूसी पार्टी बन गई है, जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप देख लें कि इत्तेजार हसन जैसे बंदे कादावर, खुर्शीद शाह जैसे बंदे कादावर, रजा रब्बानी जैसे कादावर बंदे मौजूद हैं और लीडर मौजूद है। लेकिन चेयरमैन कौन बना? बिलावल भुट्टो जरदारी, जो 25 साल से भी कम उम्र का था उस वक्त। तो वो भी मरूसी पार्टी बन चुकी है। PTI अलबत्ता मरूसी पार्टी अभी नहीं बनी, लगता है शायद ना बने, लेकिन कोई पता कोई नहीं। कल कलां को हमारी कौम इस तरह की है कि वो भी शायद रूलिंग क्लास को पसंद करती है कि कल को कोई पता नहीं किसी स्टेज पे आके इमरान खान साहब का कोई बेटा UK से आ जाए और आके वो जनाब वो चेयरमैन बन जाके PTI का, कुछ कह नहीं सकते बाबा। तो यहां पे तो ये है। सो जहांगीर तरीन जो है उनको सूट नहीं करता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल सूट नहीं करता। समझदार एक बिजनेसमैन भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और पंजाब के अंदर जहां की पीपल्स पार्टी का कभी भी आने का चांस नहीं है, एटलीस्ट अगले 1-2 इलेक्शन में तो आने का चांस नहीं नजर आता, तो वो उस पार्टी में चले जाए और यहां पे वो अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा करते रहे और मार खाते रहे। हाँ, PMLN जो है उसके अंदर उनकी जगह बन सकती है, लेकिन वो चूंकि अब खानदानी पार्टी बन गई जैसे मैंने बताया, उसके अंदर आप जहांगीर तरीन जो है ये कैसे मुमकिन है कि वो अब मरियम नवाज या हमजा शहबाज के नीचे काम करें, क्योंकि उनका एक अपना एक कद है, उनका एक अपना लेवल है, और जो मुकाम उनको PTI के अंदर रहा है, हासिल रहा है, जब तक ये शुगर माफिया की रिपोर्ट नहीं आई उस वक्त तक आपने देखा कि बिला शिरकत गैरे इमरान खान साहब के साथ सबसे ज्यादा क्लोज यही थे। तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब जो है जो कह रहे हैं कि मैं किसी PTI नहीं छोड़ रहा और ना ही मैं किसी को मिल रहा हूं, वो उसमें बात समझ में आती है कि उनकी मजबूरी भी है कि वो अब उनके पास चॉइस फिलहाल लिमिटेड है। तो एक तो ये हो गया कि, लेकिन बाद मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है उनको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए इस मामले के ऊपर कि देखें कि उनके साथ ज्यादती ना हो, बाहर मेरिट पे जो भी कुछ है वो किया जाए और जो भी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन, और इसमें बाकी जो लोग जो हैं जिनका वो शिकवा करते नजर आते हैं उनके खिलाफ भी तो फिर एक्शन लेना चाहिए ना। तो नजर आना चाहिए कि सबके साथ हो रहा है ये जो भी कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज फिर ये है कि मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर PTI की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ सकता है। सेंटर में आई डोंट नो, वहां भी वैसे आ सकता है क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो उनका इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन एटलीस्ट सूबे के अंदर तो उनका काफी इन्फ्लुएंस है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वहां पे कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, एक अलग ग्रुप ही बन जाए। पहले भी आपने देखा कि PTI के कुछ नाराज MPs अपना एक अलग ग्रुप बनाते रहे और फिर उनके साथ चीफ मिनिस्टर की जब मुलाकात होती रही और उसके बाद मामला रिजॉल्व होते रहे, तो ये फिर इसमें एक शिद्दत आ सकती है। उसके बाद चलते हैं जी PDM। अब PDM के बारे में मेरा पहले ख्याल ये था कि ये अभी डिसफंक्शनल है। तो जब शहबाज शरीफ जेल से बाहर आएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी बातें जो सुन रहे थे कि चल रही हैं कि मरियम को थोड़ा पीछे कर दिया जाए फुल टाइम में और फिर वो हमजा और ये लेके उसको चलें, और उसमें अमकान मैंने जाहिर किया था अपने पिछले प्रोग्राम में भी कि ये फिर PDM जो है फंक्शनल हो जाए, और चूंकि जो अपोजिशन के मुफाद में है कि भी इकट्ठे होके वो एक स्ट्रगल करें। लेकिन अब ANP जो है उसने भी उससे इस्तीफा दे दिया, उनके जो ओहदेदारान है PDM के ओहदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और
मैं समझता हूं कि पीडीएम की जो मौजूदा क़यादत है, जिसमें मैं को थोड़ा इतराज करूंगा इनके ऊपर ही, मौलाना फजल मान साहब जो बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े समझदार सियासतदान है, उनको इसके ऊपर बड़ा वो करना चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। और ये शो कॉज नोटिस और ये वो, ये देखे ना, ये कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं या किसी कंपनी के मुलाजिम तो है नहीं, ये जो सियासी लीडर होते हैं ये आजाद मनश लोग होते हैं, अपनी अपनी पार्टी है उनकी, और एक आप कह लें कि एक इकट्ठ हुआ है, ठीक है, और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ये, एक इत्तेहाद करके ज्वाइंट एक स्ट्रगल के लिए वो इकट्ठे हुए हैं पीडीएम के अंदर। अब उनको अगर आप शो का नोटिस देंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो फिर मेरे जैसे वकील के पास आएंगे, फिर उसका जवाब तैयार करेंगे और फिर वो पेश करेंगे पीडीएम के पास जो उनकी लीडरशिप है, और फिर वो उसको या तो माफ कर देगी या उनको उसको सजा दे देगी या टर्मिनेट कर देगी। तो ये बिल्कुल अजीब सी जो सिलसिला शुरू किया है, और इस पर उन्होंने नाराज कर लिए बहुत सारे लोग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी कुछ हुआ, पीएमएलएन ने उनके साथ क्या किया या पीपल्स पार्टी ने क्या किया, उसको बैठा के, दो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन के अंदर, तो मौलाना फजल मान को चाहिए था कि उनका एक पैचअप करते और उनको एक पेज पे लाते और मामला को कंट्रोल करते, संभाल लेते मामला को। यही सीनियर लीडरशिप की यही एक खूबी होती है ना। एक लीडर क्या होता है, एक मैनेजर और लीडर में ये फर्क होता है ना। मैनेजर हुक्म देता है, लीडर मोटिवेट करता है, कन्विंस करता है और मिसाल बनता है। लीडर अपने आप को थोड़ा पीछे करता है और अपनी जो टीम है उसको आगे करता है, उसको बूस्ट करता है, उसका इमेज बढ़ाता है। तो यहां पे ये चाहिए था मौलाना फजल मान साहब जो है कि वो ये करते हैं, लेकिन यहां पे एज मैनेजर काम किया गया और शो का नोटिस जारी कर दिया। अब शो का नोटिस का जवाब वेट करते रहे, फिर एक पार्टी और चली गई एएनपी, ठीक है ना। इसी तरह अब पीपल्स पार्टी जो है, जाहिर बात है कि पहले शायद कुछ पोजीशन में और थी, अब एएनपी के जाने के बाद उनके हो सकता है कि उनका डिसीजन अब कुछ और हो। अपने लीडर ऑफ सेनेट जो है उसका ओहदा उन्होंने हासिल कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अपॉइंट हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेटर भी बन गए, इन्हीं के वोटों से बन गए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने जो अचीव करना वो तो कर लिया है। अब अगर पीपल्स पार्टी को साथ लेके ये पीडीएम ना चले और ये जो नाराज हो गए, एएनपी के लोग नाराज हो गए हैं, इन सबको अगर दोबारा वापस नहीं लाते तो पीडीएम प्रैक्टिकली खत्म हो गई। अब मेरा व्यू इसके बारे में चेंज हो गया। अब ये मुझे लगता है कि शायद अलग कोई एक ग्रुप, कोई दो ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर जाए जो अपोजिशन के लोग हैं। एक ग्रुप लेड बाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसमें एएनपी भी जा सकती है जो अपनी जो लग रहा है, और कुछ और पार्टियां भी शायद चली है। दूसरा ग्रुप लेड बाई पीएमएलएन, उसके अंदर जेयूएफ भी जा सकती है और मजीद जो छोटी पार्टियां कुछ होंगी वो जा सकती हैं। तो दो ग्रुप बन जाएंगे और आजाद बात है वो स्ट्रेंथ में बड़ा फर्क आ जाएगा। वर्कर्स हैं, उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिकली जब अगर सिचुएशन को संभाला ना गया फौरी तौर पे, और ये संभाल सकता है कौन, दो बंदे, एक तो खुद मियां नवाज शरीफ इंटरफियर करें या फिर वो शहबाज शरीफ साहब के जुम्मे लगाएं ये काम, और दूसरे हैं मौलाना फजल रहमान। क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है उनका राब्ता जरदारी साहब से भी अच्छा रहा, आसिफ अली जरदारी साहब तल्लुकात भी अच्छे रहे हैं और पीएमएलएन के साथ भी वो बैठे हुए हैं, तो उनका रिगार्ड उस तरह से भी होगा। तो ये देखें क्या करते हैं। अब आ जाते हैं जी के जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप अपना जो है, उनको खुद भी चूंकि काफी अब्दुल गफूर हैदरी साहब का जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे में के इलेक्शन में उनका जो हारना है वो उसका काफी मौलाना फजल रहमान साहब ने बुरा फील किया है और वो थोड़ा सिट बैक कर रहे हैं। तो इस लिहाज से, और दूसरा उनकी पार्टी जो है उसके अंदर भी डिवाइड आ गया। आपने देखा कि मौलाना शेरानी हैं, हाफिज हुसैन अहमद जैसे लीडर जो हैं, जो बड़े पुराने लीडर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो उनको अलग कर दिया गया या वो अलग हो गए। तो लेट्स सी कि अब मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस आइसोलेशन से बचने के लिए इन लीडरशिप को बनाएं किसी तरीके से और दोबारा शामिल करें, और उसके बाद अपने आप को जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक अपना एक सियासी जो उनके जो मूव है या कदम बढ़ाने हैं वो बढ़ाएं। यानी एक ख्याली बात होती है ना, जो बंदा सोचता है, मैं सोचता हूं कि ये हो जाए, अब जरूरी तो नहीं वो हो जाए ना जो मैं सोचता हूं, मुझे ग्राउंड रियलिटीज देखनी पड़ेगी ना कि क्या होने वाला है। तो अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए अपना एक प्लान करूंगा अपने आप को और अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसको लाऊंगा सामने, तो उसका फिर ये है कि कोई मुस्बत
यानी रिजल्ट भी आएगा। थोड़ा इंटरनेशनल बात कर लेते हैं। रूसी वजीर खारजा का दौरा जो है कई सालों के बाद वो तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में, इससे पहले वो इंडिया भी जा चुके हैं, का दौरा चल रहा है, मुलाकातें हो रही हैं। तो ये एक, जैसे कि हम पहले कहते हैं कि एक ब्लॉक अलग जो है बनना ही बनना है इस इलाके का, जिसमें चाइना भी उसके अंदर होगा, जिसके अंदर रशिया भी होगा, जिसके अंदर तुर्की भी होगा, जिसके अंदर मलेशिया भी हो सकता है। तो ये एरिया जो है वो सारे जो है अब इनको महसूस होना शुरू हो गया है कि जो सुपर पावर की लीडरशिप है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर बड़ा नुकसान पहुंचा उनका, जो अमेरिका का या यूएसए का जो एक मुकाम था या जो रिगार्ड था पूरी दुनिया के अंदर, उसको डेड यकीनन पड़ा है। कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई गई हैं। और ये जो मौजूदा जो लीडरशिप है यूएसए की, जो बाइडेन की जो सरवाई में चल रही है, इनको भी चाहिए कि बड़ा इसके अंदर विजडम का मुजाहरा करें और कोशिश करें कि पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश करें। मफादात अपने चलते ही रहते हैं, लेकिन अगर अपना बड़ा कहते हैं एक बड़ेपन का मुजाहरा करना है तो फिर बड़ा बन के दिखाना पड़ता है। उसमें फिर ग्रुपिंग नहीं की जाती, उसमें फिर जो अपने हलीफ जो साथ रहे होते हैं उनके साथ फिर लॉयल रहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिका का रोल है पास के अंदर, कि जब उसको जरूरत पड़ती है वो किसी एक मुल्क को अपना वो अलाई बना लेता है और कहते हैं ये मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जब वो काम निकल जाता है तो फिर उसके दुश्मन मुल्क के साथ दोस्ती बढ़ा लेता है और कहते हैं ये मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो जब आप 2-3 बार बेवफाइयां करें और लोगों को पता हो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, तो फिर क्या होता है, फिर मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। और मिसट्रस्ट आपको पता है, अगर हमारे आपस में जो दुनियावी तौर पे हम जो घरों के अंदर होते हैं, दोस्तियां यारियां होती हैं हमारी, उसके अंदर भी पैदा हो जाए तो वो बड़ा डैमेजिंग होता है। और वो बंदा जो होता है फिर उसके ऊपर बाद में लोग ट्रस्ट नहीं करते कभी भी, अगर बेशक जितना मर्जी सिंसियर बाद में हो जाए। तो मुल्कों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब पता चले जी कि ये जो है आज हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कह रहा है, यानी जब सोवियत यूनियन के साथ क्लैश करवाना था पाकिस्तान का और उसको अफगानिस्तान से निकलवाना था, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, पाकिस्तान को इमदाद भी दी जाती रही, पाकिस्तान हलीफ था, पाकिस्तान को यकीनन इंडिया के ऊपर प्रेफरेंस दी गई। लेकिन जब वो मामला खत्म हो गया तो फिर क्या हुआ, फिर इंडिया नजर आ गया, क्योंकि इंडिया जो है उसको चीन के साथ लड़ाना है। तो इस तरीका की जो सियासत है इंटरनेशनल, अब ये एक्सपोज हो गई है। मेरा ख्याल है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसको समझ चुके हैं और पाकिस्तान तो खसूसी तौर पर समझ चुका है, तुर्की भी समझ चुका है, बाकी ममालिक भी समझ चुके हैं, और जो रह गए हैं जिसके अंदर इंडिया शामिल है, मैं उसको भी समझ आ जाएगी जल्दी। आज से तो पता चल जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत में फिर मैं समझता हूं कि यूएसए के लिए हजारों किलोमीटर दूर बैठ के यहां पे अपना रोल अदा करना मुश्किल हो जाएगा जब सिंसियर दोस्त नहीं रहेंगे। और जो कश्मीर का इशू है इसको ऊपर अपना रोल प्ले करें, तो तभी फिर मैं समझता हूं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो हो सकेगी। अदरवाइज फिर ये कि जब ये ममालिक जो हैं ये सुपर पावर्स के बगैर अगर जीना सीख गए अपने वसाइल के साथ, बेशक तंगी के साथ, तुर्शी के साथ, तो वंस वो सीख गए, जो सीख रहे हैं मैं आपको बता दूं, तो ऐसी सूरत में फिर ये होगा कि फिर जो यूएसए है वो आइसोलेशन में चला जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।